तो भाई मैं चाइना में था एंड पहले 3 दिन आई फेल्ट लाइक अ गोस्ट। गूगल नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता। मेरा फ़ोन एसेंशली एक 5 लाख रुपए की टॉर्च बन गया था। फ्लैश लाइट काम कर रही थी बस, लेकिन इर्द गिर्द लोगों को देखा तो उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही थी। वी चैट, अलीपे, बेदू, बिलीबिली, इनके पास अपना गूगल है, अपना व्हाट्सएप है और अपना यूट्यूब है, और ऑनेस्टली काफ़ी चीज़ें बेहतर काम करती हैं। और अब आप अगर नोटिस करें तो हर दूसरी न्यूज़ में चाइना पे कोई बैन है, कोई टैरिफ्स है, कोई रिस्ट्रिक्शन है। चिप्स पे बैन, हुआवी पे बैन, टिकटॉक पे बैन, ईवीज पे टैरिफ्स। तो सवाल ये है, व्हाई इज द वर्ल्ड ट्राइंग टू स्लो चाइना डाउन? So more than 50 heads of states have sat in this chair, and you're also sitting in it. Head of state is coming. ये चाइना की ग्रेट वॉल है जो घोड़ों, लश्करों और हमलों के लिए बनी थी, लेकिन आजकल चाइना की एक और दीवार भी है जिसे ग्रेट फायर वॉल कहते हैं। वो इंटरनेट के लिए बनी है। दोनों का एक ही मकसद है, अपने हदूद पे कंट्रोल रखना। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले खतरा बॉर्डर से आता था, मगर आजकल खतरा डेटा से आता है। मतलब साइबर स्पेस की सॉवरेनिटी का साफ साफ मतलब ये है कि इंटरनेट हमारी सरजमीन की एक्सटेंशन है, तो इसके रूल्स भी हम ही बनाएंगे। मतलब जिस तरह क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक की फ़िल्ट्रेशन होती है, उसी तरह इंटरनेट की ट्रैफिक की फ़िल्ट्रेशन की जाती है। किसी भी रियासत का वो हक है। मतलब अगर रियासत चाहती है नेशनल यूनिटी और सोशल स्टेबिलिटी, तो इसलिए इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। उनके लिए ये सेंसरशिप नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट है। दुनिया 2 इंटरनेट्स में बट रही है। एक तरफ अमेरिका का इंटरनेट, गूगल, एप्पल, मेटा, ओपन एआई। दूसरी तरफ चाइना का, हुआवी, टेंसेंट, अलीबाबा, डीप सीक। 2 सिस्टम्स हैं और 2 ही फ्यूचर्स हैं। अमेरिका का सिस्टम ओपन, क्योटिक, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। चाइना का सिस्टम कंट्रोल्ड, एफिशिएंट, स्टेट गाइडेड। और बीच में हम, पाकिस्तान, इंडिया, ग्लोबल साउथ। और पाकिस्तान को तो दोनों ही चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान को चाहता है क्योंकि वो उनका शॉर्टकट है। ग्वादर पोर्ट से सीधा अरेबियन सी की तरफ, सी पैक से एनर्जी कॉरिडोर। और इंडिया के अगेंस्ट एक पार्टनर भी तो चाहिए। अमेरिका चाहता है क्योंकि अगर पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की तरफ चला गया तो साउथ एशिया में उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। दोनों खींच रहे हैं और पाकिस्तान को एक ना एक साइड तो चूज करनी होगी। खबरों में आपने सुना होगा, ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर। Trade war with China. They charge us, we charge them. doubles the import cost. So who won the trade war? Some say President. तो अमेरिका कह रहा है कि चाइना हमारे जॉब्स चुरा रहा है, सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में डंप करके, और फेयर नहीं खेल रहा। ये ऐसा है जैसे 2 हमसायों के दरमियान झगड़ा। पहले झगड़ा पार्किंग स्पेस पे था, तेरी गाड़ी मेरी जगह पे खड़ी हुई है। फिर बन गया कि तेरा वाईफाई मेरे घर में आ रहा है। और अब झगड़ा है कि भाई तू मेरी बीवी के फोन में क्यों देख रहा था। झगड़ा एस्केलेट हो गया थोड़ा। चाइना कह रहा है कि हम सिर्फ डेवलप कर रहे हैं, तुमने भी तो यही किया था पिछले 100 साल। और ठीक है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी की फाइट बन गई है। अमेरिका ने देखा कि चाइना ना सिर्फ सस्ते खिलौने बना रहा है, ये 5G नेटवर्क्स बना रहा है, चिप्स डिजाइन कर रहा है, एआई भी बिल्ड कर रहा है। और सबसे ज्यादा खौफनाक ये कंपनी हुआवी, ये क्या कर रही है? तो भाई मैं हुआवी के रिसर्च सेंटर गया और जो मैंने देखा उससे मुझे समझ आ गई कि अमेरिका इसके बारे में क्यों इतना नर्वस है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इतना बड़ा R&D सेंटर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी। 4.5 किलोमीटर का ट्रेन ट्रैक, 8 ट्रेन्स, जापानीज और चाइनीज स्टाइल के इवन दरमियान में उन्होंने इवेंट्स के लिए कॉन्डोज भी बनाए हुए हैं। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट है, पूरा का पूरा सेंटर लेक के गिर्द बना हुआ है। ये जगह 2020 में डिज़ाइन हुई थी। ये जो सारी की सारी आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स आपके इर्द गिर्द बनी हुई हैं, ये तब एक मिट्टी फ्लैट था। ये पूरा कैंपस 3 साल में बना। 3 साल मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए, लाहौर में ऑरेंज लाइन का ट्रेन स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन 3 साल में बनता है। यहाँ पूरा रिसर्च कैंपस, 120 बिल्डिंग्स, यूरोपियन आर्किटेक्चर, अपना ट्रेन सिस्टम 3 साल में बना दिया। कलमा चौक से चलो तो गज्जू मत्ता स्टेशन आ जाता है, लेकिन अभी तक हमारा पॉइंट नहीं आया जितने टाइम से हम इस ट्रेन में सफ़र कर। आ गया नाटिकी वाला। यहाँ की पावर टैंक्स और प्लेन्स नहीं है, यहाँ के पावर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और कंप्यूट है जो कि यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं। जब आपके पास स्केल और आपका प्रोडक्ट दुनिया में जाता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको डेटा के जरिए फीडबैक लूप एक मिलता है। तो ना सिर्फ आपका स्केल R&D को तेज़ से इटरेट करता है, बल्कि एक लर्निंग मशीन बन जाता है। ये फीडबैक लूप अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ की माओं के बारे में सोचो, जो कि अपने बच्चों को पहली दफ़ा बिरयानी बना के खिलाती है तो वो कहते हैं माँ नमक कम था, दूसरी दफ़ा एडजस्ट कर लेती हैं और तीसरी दफ़ा परफेक्शन हो जाती है। ये जो 30 साल का फीडबैक लूप है यहाँ की माओं का, वो वहाँ में 3 साल में हो जाता है। और हम बिरयानी की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग AI बना रहे हैं।
इसे कहते हैं लर्निंग मशीन, यानी कि जितना ज़्यादा डिप्लॉय करो उतना ज़्यादा सीखो, जितना सीखो उतना बेहतर बनाओ। और चाइना में इस वक्त 1.4 बिलियन लोग हैं, ये इनका स्केल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फीडबैक लूप है, यानी कि इस वक्त 1.4 बिलियन लोग अपनी माओ को कह रहे हैं माँ नमक कम है, और 1.4 बिलियन बिरयानियाँ जो है वो सही मिकदार में नमक डालना शुरू कर रही हैं। समझ रहे हो ना स्केल। सिलिकॉन वैली के जो पार्क्स हैं यानी कि एप्पल पार्क और गूगल, वो आपको प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ की वाइब देते हैं। ये जगह आपको नेशनल स्केल की इंजीनियरिंग यानी कि कौमी सतह पे जो आपकी इंजीनियरिंग की जा रही है रियासत की तरफ से, उसके स्केल के ज़रिए सिस्टम में लॉक करके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की वाइब देते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने ये फाइट सिक्योरिटी के बारे में बना दी। अमेरिका का कहना है कि अगर हुआवे के 5G हर जगह लगे होंगे तो चाइना हमारी कम्युनिकेशन सुन सकता है, विच इज़ आयरॉनिक क्योंकि अमेरिका का NSA पहले से ही सब कुछ सुन रहा है, स्नोडन ने जो हमें बताया था। लेकिन वो अपनी सर्वेलेंस थी ना, तो ठीक है। सर्वेलेंस का मसला सर्वेलेंस नहीं, मसला ये होता है कि किसकी सर्वेलेंस है। तो बस ट्रेड वॉर शुरू हो गई, चिप्स पे, सॉफ्टवेयर पे, इक्विपमेंट पे। चाइना का जवाब हम अपना बना लेंगे। So we are at the Huawei store और इनकी इंटर डिवाइस कनेक्टिविटी इस तरह की है कि आप बगैर टच किए, ये मैंने स्क्रीनशॉट ली, ये स्क्रीनशॉट हो गई, ठीक है? ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मैं पकड़ के यहाँ पे लेके आया, तो ये मैंने छोड़ी और ये स्क्रीनशॉट इधर आ गई। ये स्क्रीनशॉट मैंने पकड़ा, ठीक है? ये मैं यहाँ पे लेके आया और ये आ गई। दोनों की आर्ग्यूमेंट्स में दम है, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स में होल्स भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जज नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जंग असल में हो किस चीज़ पे रही है। और इस वक्त 2 बैटल ग्राउंड्स हैं जहाँ ये वॉर सबसे इंटेंस चल रही है। EVs जहाँ चाइना दुनिया से आगे निकल चुका है, और AI जहाँ रेस अभी भी चल रही है और डेली चेंज होती रहती है। कभी US लीड कर रहा होता है, अभी मैंने चेक नहीं किया बेंचमार्क्स। लेकिन हम शुरू करते हैं EVs से। अगर आप 2010 में किसी से पूछते कि कौन डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रिक कार्स को, तो जवाब ये मिलता कि अमेरिका, टेस्ला, सिलिकॉन वैली। और आज चाइना दुनिया की 60% इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है। इसको विजुलाइज करो, अगर दुनिया की सारी EVs एक पार्किंग लॉट में खड़ी हों तो हर 10 में से 6 मेड इन चाइना होंगी, और उन गाड़ियों की बैटरीज 10 में से 7 से 8 जो है वो भी चाइना की। मतलब टेक्निकली पूरा पार्किंग लॉट ही चाइना का है। चार्जिंग स्टेशंस हर जगह हैं, हाईवेज पे, मॉल्स में, अपार्टमेंट्स के नीचे, और कार्स चॉइसेस इतनी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। BYD, नियो, एक्सपेंग, ली ऑटो, 200 से ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, वो भी इतना फास्ट? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, लीप फ्रॉगिंग। लीप फ्रॉगिंग होती है डड्डू की छलांग, लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। देखें, इसका मतलब ये होता है कि आप एक टेक्नोलॉजी से उससे अगली टेक्नोलॉजी को बाईपास करते हुए उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाओ। यानी कि टेक्नोलॉजी के दर्जों के एक स्टेज के सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कभी डेवलप ही नहीं किया था, तो बाईपास करके उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लें। और चाइना डिजिटल ट्रांजैक्शंस में टेक्निकल लीप फ्रॉगिंग इसी तरह कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने मुहावरा सुना होगा कि कैश इज किंग, यानी कि अगर आपके पास कैश है तो आप तकरीबन कुछ भी कर सकते हो। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं। चाइना में आपका फ़ोन सब कुछ करने में आपकी मदद करता है, यानी कि कॉफ़ी, मेट्रो, रास्ते, QR कोड, सब कुछ आप अपने फ़ोन के ज़रिए करते हो। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, ये आपकी शिनाख्त है। वेस्ट के डेवलपमेंटल मॉडल को देख लो, उनने एक लिनियर प्रोग्रेशन फॉलो की, यानी कि कैश से, चेक से, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड से लेके चिप वाले कार्ड्स आए, फिर NFC पेमेंट्स की तरफ जाए। चाइना ने इनमें से 3-4 स्टेजेस सीधा स्किप ही कर दिए। उन्होंने सोचा कि ये पेट्रोल गाड़ियां हम जर्मनी और जापान को कभी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनका 100 साल का हेड स्टार्ट है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स ये नया खेल है और वहाँ सब जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो उन्होंने पेट्रोल स्किप किया और सीधा इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस डाला। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। शंघाई में अगर आपको पेट्रोल गाड़ी की लाइसेंस प्लेट लेनी है ना तो लॉटरी है, लिटरली लॉटरी है, और जीतने का चांस 0.5%, मतलब 200 में से 1 आदमी। इलेक्ट्रिक कार वॉक इन, गेट योर प्लेट, ड्राइव आउट। ये गवर्नमेंट का तरीका है कहने का कि पेट्रोल हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, बस आपके लिए इम्पॉसिबल बना देंगे। और कंपनीज ने इटरेट किया फास्ट, वही फीडबैक लूप जो मैं आपको पहले हुआवे के मामले में बता रहा था ना, प्रोडक्ट, मार्केट, डेटा, इम्प्रूव, रिपीट। रिजल्ट 2020 में चाइना EVs में ऑलमोस्ट नोवेयर था,
ग्लोबली, और 2025 में ये दुनिया का नंबर 1 ईवी एक्सपोर्टर है। 5 साल और दुनिया बदल गई। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि चाइना की ईवी इंडस्ट्री में भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ओवर कैपेसिटी। मतलब चाइना में इतनी फैक्ट्रीज बन गई हैं कि वो 50 मिलियन गाड़ियां बना सकते हैं एक साल में, और ग्लोबल डिमांड 25 से 30 मिलियन गाड़ियों की है। तो बेचे किसको? डिमांड ही नहीं है। इससे प्रॉब्लम नंबर 2 आता है, प्राइस वॉर्स का प्रॉब्लम। जब सप्लाई इतनी ज्यादा और डिमांड कम हो तो प्राइसेस गिरती हैं। इकोनॉमिक्स का आपको पता होगा ये। और चाइना में ईवी कंपनीज एक दूसरे को फिर अंडरकट कर रही हैं। मार्जिन इतनी थिन है कि कंपनीज लॉस में बेच रही हैं। इसको चाइना में कहते हैं नीजुआंग। प्रॉब्लम नंबर 3, ट्रेड बैकलैश। यूरोप ने टैरिफ्स लगाए, अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए। कह रहे हैं कि ये अनफेयर कंपटीशन है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है गाड़ियों को सस्ता बनाने के लिए। तो चाइना के पास अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं। तो जीत कौन रहा है? ऑनेस्टली चाइना इज क्लियरली हेड इन टेक्नोलॉजी और स्केल में भी, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? वो सवाल अभी ओपन है। जो चीज़ सर्टन है, ईवीज अब सिर्फ कार्स नहीं है, ये बैटरीज हैं, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, जियो पॉलिटिक्स है। और अगर ईवीज में चाइना ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया तो एआई में क्या करेगा? अगर आप खबरों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अमेरिका जीत रहा है, ओपन एआई, चैट जीपीटी, एनवीडिया, सिलिकॉन वैली। लेकिन एआई रेस को समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी थोड़ी फर्क है। आपको 3 चीजों को देखना होगा: कंप्यूट, टैलेंट और डिप्लॉयमेंट। एआई रेस को समझना है तो एक क्रिकेट मैच की तरह सोच लो। कंप्यूट का मतलब है कि आपके पास एक पावरफुल बैट है। टैलेंट का मतलब है कि आपके प्लेयर्स अच्छे हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप मैच में रन्स भी बना सकते हो। आपके पास बेस्ट बैट हो सकता है, आपके पास बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रन्स नहीं बनाओगे तो आप मैच हार जाओगे। ये 3 बैटल ग्राउंड्स हैं और हर एक की कहानी अलग है। पहला, कंप्यूट मतलब प्रोसेसिंग पावर, चिप्स, डेटा सेंटर। कंप्यूट एआई का पेट्रोल है, टैलेंट ड्राइवर है, डिप्लॉयमेंट रोड है। पेट्रोल और रोड ना हो तो गाड़ी बस गराज में खड़ी रह जाएगी। और यहाँ अमेरिका इज क्लियरली हेड। एनवीडिया का H100 चिप ये एआई का गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक चिप की कीमत 30,000 से 40,000 US डॉलर्स। मतलब एक चिप की कीमत में आप लाहौर में एक मेरान खरीद सकते हो, और ओपन एआई के पास हजारों में है। तो जब कहते हैं ना कि एआई इज एक्सपेंसिव, नॉट किडिंग। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने चाइना को ये चिप्स बेचना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। कहा ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो चाइना के पास दुनिया के बेस्ट चिप्स तो नहीं है, और ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, टैलेंट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, PhDs। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि टैलेंट दोनों जगह है। अमेरिका के पास स्टैनफोर्ड है, MIT है, गूगल की ब्रेन है, लेकिन चाइना में सिन्हुआ है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल। और एक और बात, बहुत से टॉप चाइनीज एआई रिसर्चर्स अमेरिका में काम करते थे और अब वो वापस जा रहे हैं। ब्रेन की सर्कुलेशन हो रही है। तो टैलेंट में ड्रॉ है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, डिप्लॉयमेंट मतलब एक्चुअली एआई को रियल वर्ल्ड में यूज करना, वो भी स्केल पे। और यहाँ चाइना के पास एज है। 1.4 बिलियन लोग हैं, हर कोई ऐप्स यूज कर रहा है, हर जगह कैमरास हैं, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल है, डेटा का ओशन है, और एआई डेटा पे चलती है। प्लस चाइना में रेगुलेशन भी कम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वही फास्ट फीडबैक लूप। अमेरिका में नया एआई का एक्सपेरिमेंट करना है, कांग्रेस हियरिंग, लॉ सूट, प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, मतलब 6 महीने लग गए और आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। चाइना में ट्राई करो, अगर काम करे स्केल करो, अगर ना करे डिलीट करो, नेक्स्ट। ये स्टार्टअप कल्चर ऑन स्टेरॉइड्स है। तो स्कोर क्या हुआ एंड में? डिप्लॉयमेंट, चाइना इज अहेड। गेम अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तो आगे बढ़ते हैं डीप सीक के सरप्राइज की तरफ। इस बात पे सिलिकॉन वैली भी शॉक था, क्योंकि नैरेटिव ये था कि अगर चाइना के पास एनवीडिया के चिप्स नहीं है तो वो हमेशा पीछे ही रहेगा। लेकिन डीप सीक ने प्रूव किया कि अगर चिप्स नहीं है तो हम इफिशिएंट बन जाएंगे। ये ऐसा है जैसे किसी को बोला जाए कि तुम्हारे पास गैस नहीं है तो तुम गाड़ी नहीं चला सकते, और वो बंदा उसके जवाब में एक इलेक्ट्रिक साइकिल बना दे जो कि 200 किलोमीटर पे चले। गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका ने सोचा कि कंस्ट्रेंट्स लगाओ, चाइना स्लो हो जाएगा, लेकिन इंस्टेड चाइना ने नया रास्ता ढूंढ लिया। शायद हम सभी चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे।
हमने कभी चाइना को समझने की कोशिश नहीं की, बस एक ठप्पा लगा दिया जैसे कि ये एक मोनोलिथ है। सुना होगा आपने अपने अंकल को कहते हुए, यहाँ के लोग सारे रोबोट हैं, चाइनीज सब एक ही जैसे होते हैं। ये ऐसे जैसे कोई कह दे कि पूरा साउथ एशिया एक जैसा है, बस एक ही लोग हैं। और फिर ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि चेन्नई के डोसा और कराची की निहारी में सिर्फ एक ही चीज़ इन कॉमन है कि वो प्लेट में सर्व की जाती है। शायद उन्हें फिर यहाँ आके ही देखना होगा कि ये लोग बिल्कुल हमारी तरह हैं। कोई खुश है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई कंफ्यूज्ड है, ये भी हमारी तरह ही है, अपनी ज़िंदगी जी रहे, रोबोट्स नहीं है। आओ रिफत से मिलोगे। उर्दू बोल सकती हूँ और आज मैं तो आपको बेजिंग की सैर करवाऊंगी और मोहब्बत और इफ़त ऐसे भी महसूस हुआ जैसे कि बीजिंग के जो लोग हैं वो ज़रा ज़्यादा ऊंचा भी बोलते हैं, शंघाई में बड़े धीमे आराम से बोलने वाले लोग थे। हम ज़्यादा आउटगोइंग हैं, आउटगोइंग ज़्यादा पॉजिटिव, फ्रेंडली भी ज़्यादा हैं। Oh, look at them playing, sir. It's a tough sport. I don't know. Why is the world trying to slow China down? और जवाब मेरे ख्याल से कोई थोड़ा सिंपल सा है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डरावना भी, कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर जीत गया है और जो ख्वाब इन्होंने देखा है वो दुनिया के ऑर्डर में अब फिट नहीं आ रहा। And now we know why people in China have longer ages. Yeah, actually the life expectancy in Beijing for women is 86. For men is 83 or 84. मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 है और ख़वातीन की 70। 10 साल का फ़र्क है। कैचअप करना पड़ेगा लगता है। ये 70 साल के आम लोग हमारे से ज़्यादा फिट हैं। आसिफ भाई, इसको हम कोई नया एक्सरसाइज दिखा के जाते थे। ये वाली ये जो है ना, ये बेहुदा है थोड़ी। खाने की तरफ बढ़ते हैं। खाने को इतना सीरियसली लेते हैं जितना शायद हम लेते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। शैंडलियर मैंने ऐसा नहीं देखा था। ये देखें टेबल, मजा आएगा। क्या टेबल है, क्या माहौल बना के रखे, क्या VIP है। ऑल इन भाई, ये तो पैसा जो है ना वो फुल लगाया यहाँ पे नजर आ। Yeah, I'm very proud of you. Take you guys to this restaurant. Yeah, because from here you're gonna experience one of the most authentic Peking roasted duck. Yeah. चाइना में लोग क्या हाल है नहीं पूछते, नहीं चिल है माँ पूछते हैं, जिसका मतलब है क्या आप खा चुके हो। और ये सवाल सिर्फ भूख के बारे में नहीं है, ये इनका पूछने का तरीका है कि आप ठीक हैं, क्या आपका ख्याल रखा गया। और मोहब्बत भी हमारी तरह दस्तरखान को सजा कर दिखाते हैं। खाने का सीन है भाई। मतलब ये जब घूम रही होती है ना यूँ, तो जब आपके सामने आती है ना, तो उन्होंने कहा है कि इसकी गरारियाँ ख़राब नहीं होती अगर आप यूँ उसको पकड़ के रोक लो। ये देखो, हलाल हुई हुई पीकिंग डक मिलनी मुश्किल है, मगर आज मिली है तो ट्राई करेंगे। थिन व्हीट के पैनकेक के ऊपर पहले तो क्रिस्पी स्किन रखनी चाहिए ताकि फैट की रेंडरिंग पता चल जाए। स्प्रिंग अनियंस, क्यूकम्बर और स्वीट बीन सॉस के साथ इसको रैप करके बस हड़प जाओ। एस्टिमेटेड कॉस्ट इस डिनर की $3000 है। बीट बहुत से लोगों के लिए थी, पर पर्सन कैलकुलेट करें तो 11 से डिवाइड करना होगा। Sir, 14 से। This shawl here represents, you know, thousands of years of history. आपकी भरपूर तालियों में भाई विलियम। That is so sweet. लेकिन उसको जो को ये भी तो बताया ना, उसने बोलना है हर घर से भुट्टो निकलेगा। हम अक्सर ताल्लुकात को नफ़े और नुकसान की ज़ुबान में तोलते हैं, मगर इस सियासत से पुरानी भी एक ज़ुबान है, लेने और देने की। असल में कौमें और हुकूमतें एक दूसरे से सिर्फ तब मिलती हैं जब उसके लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सारी सियासत और सब कर्जे मिट जाते हैं। क्योंकि इस लेन देन में सिर्फ चीज़ नहीं, वक्त, नियत और इज्जत का तबादला हो रहा होता है और एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही होती है। चल रहा अभी तक क्या? कहते हैं शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा रिश्ता रहा है ये हमारा। चाइना में मुझे ये फील हुआ कि एक इंडिविजुअल हीरो से ज़्यादा कलेक्टिव आउटकम इम्पॉर्टेंट है, और इसी मजमूई कामयाबी के ख्वाब में इन्होंने इतना कुछ तामीर कर डाला। इस बढ़ती हुई दुनिया का हमारे से भी यही सवाल है कि हमारा क्या ख्वाब है। इस दुनिया में किराए की जंगों को लड़ना या मिलकर तिजारत करना।